नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 29 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक टॉपिक कल्याणकारी योजनाएं, बेरोजगारी, इस पर चर्चा होगी। 20 प्रश्न इसके और 10 प्रश्न करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। कल मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया था और उसका कारण यह था कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं क्लास ले सकूं। मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है। आज मैं हिम्मत करके क्लास ले रहा हूं। बाकी उसका जो छूटा हुआ है मैं उसको कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? ये कुछ कार्यक्रम हैं जो पहले कभी चालू हुए थे, लेकिन आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि पुराने कार्यक्रम को, जो ओल्ड प्रोग्राम्स हैं, ओल्ड प्रोग्राम्स को भी पूछ लिया जाता है। तो कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, यानी कि कौन सा कार्यक्रम है जो निर्धनता को हटाने के लिए नहीं लागू किया गया? तो इसमें 4 कार्यक्रम हैं: RLEGP, IRDP, MRTP और NREP। तो एक तो सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जहां जहां कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वो तो हो ही जाते हैं। और डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा, रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो होगा वो तो निर्धनता विरोधी हो ही जाएगा। लेकिन इसमें एक दिया है MRTP। तो MRTP जो है, ये अधिनियम है जो निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, बाकी सारे निधनता विरोधी कार्यक्रम है। जो MRDP है, ये 1970 में, ये जून 1970 में ये पारित हुआ था और वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसकी जगह पे ही आया है, MRTP की जगह पे। बाकी ये RLEGP जो था, ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था। IRDP ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, 2 अक्टूबर 1980 को चालू हुआ था। जो RLEGP था, ये 15 अगस्त 1983 को चालू हुआ था। ऐसे ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो NREP था, ये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखे के समय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चालू हुआ था। तो MRTP को छोड़कर बाकी है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो भी आप स्कीम्स पढ़ें तो उन स्कीम्स में कम से कम इसका उद्देश्य क्या है ये देखें, और साथ में देखें कि उसकी डेट क्या है, कि कब वो चालू हुआ था। तो ये 2 चीज तो आप उसमें कम से कम देख ही लें। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस चीज का? ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, सुरक्षात्मक तैयारी। तो ये कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना जो ये है, ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये है। IRDP के समर्थक घटक के रूप में इसको 1979 में शुरू किया गया था, ट्राइसेम को। और इसमें SC ST को वरीयता दी जाती थी और अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या किया गया, इसको मिला दिया गया, उसका विलय कर दिया गया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें। EAS, ट्राइसेम, JRY और RLEGP, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनका ईयर पता होगा कि कब कब ये लागू हुई है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो ट्राइसेम है ये 1979 में लागू हुई थी, 15 अगस्त 1979 में। इसको, सॉरी, ट्राइसेम जो है ये 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, हाँ, 1979 में लागू हुई थी। और RLEGP जो है ये 83 में लागू हुई थी। और ये जो JRY है, जवाहर रोजगार योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय के द्वारा ये जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई थी। और फिर रोजगार आश्वासन योजना EAS जो थी, ये 2 अक्टूबर 1993 में शुरू हुई थी। तो इस तरीके से अगर हम क्रम देखें तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ये आपका क्रम हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो व्याख्या है ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये ट्राइसेम कब चालू हुई? ये 79 में। ऐसे ही ये जो RLEGP है ये 1983 में। जवाहर रोजगार योजना ये कब चालू हुई? तो ये 1989 में। और रोजगार आश्वासन योजना ये 1993 में। इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, पहल योजना के संदर्भ में है। ये DBT के माध्यम से LPG अनुदान का हस्तांतरण करती है। और अगला है कि ये जैम का प्रथम प्रकार है। और अगला है कि ये उपभोक्ता के बैंक खातों में LPG अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। और एक ऑप्शन इसमें दिया है, ये सभी सत्य है। ये बी ऑप्शन पे सेट हो गया है,
पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर ये सभी सत्य हैं, डी पे होता है नॉर्मली। ये योजना जो है ये एलपीजी का अनुदान हस्तांतरण प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के माध्यम से सीधे बैंक खाते में करती है जो लाभार्थी होते हैं। और 15 नवंबर 2014 से इसको शुरू किया गया था, इसके प्रथम चरण को। और 1 जनवरी 2015 को योजना देश के सभी जनपदों में विस्तारित कर दी गई थी। तो स्टार्टिंग डेट अगर आपसे पूछी जाए तो 15 नवंबर 2014 है, लेकिन पूरे भारत में तो ये 2015 1 जनवरी से पूरे भारत में लागू हो गई थी। और इस योजना के अंतर्गत अनुदान का हस्तांतरण जैम यानी कि जनधन, आधार एवं मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराया जाता है, और जिससे हेराफेरी की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई, कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू करने की तिथि आपसे पूछी जा रही है। जो भी योजनाएं 5 साल तक की हैं, 5 साल 6 साल के पहले लागू की गई हैं, यानी कि मोदी गवर्नमेंट 1 में जो हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जनधन योजना थी ये लागू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो ये डेट याद रखिएगा। घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन जो शुभारंभ हुआ था ये 28 अगस्त को। तो घोषणा और शुभारंभ दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है ना? तो ये एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। दूसरा है ये 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। तीसरा है ये 18 तथा 70 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और ये वार्षिक जो बीमा किस्त है उसकी देय राशि 12 रुपये है। अब इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो 18 से 50 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है ये गलत है, क्योंकि ये 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और धारक को 12 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम देनी होती है। और ये योजना 1 जून 2015 से लागू हुई थी। तो ये 18 से 70 ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो एज लिमिट है, जो एज लिमिट है वो 18 से 70, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा 18 से 50 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ कब किया गया था? तो ये योजना 2015 में तो प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसमें आपसे महीना भी पूछा जा रहा है। तो ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई थी जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में पड़ता है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरू किया था। देश की जनसंख्या में जो लड़कियों के कम अनुपात को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी, तो उसी के लिहाज से इसको शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था। बाकी नोडल मंत्रालय जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, साथ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, इस मंत्रालय को क्या कहते हैं? इस मंत्रालय को कहते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो इन सबको मिलाकर मतलब ये इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना, ये 4 योजनाएं दी हैं और सबकी तिथि आपको पता होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू की गई थी। इसकी तिथि याद कर लीजिए, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन ये 9 मार्च 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 और मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। ऐसे आप सेट करेंगे तो ये 1 2 4 3 इसमें सेट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी तिथि आपको याद होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना या किस में करना? तो स्टैंड अप इंडिया जो था ये SC ST एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें SC ST आते हैं और साथ में फीमेल्स भी आती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल SC ST या केवल फीमेल्स, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। और इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2020 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ आपका और तैयार हो गया कि 5 अप्रैल 2016 को इनकी 150वीं जयंती मनाई गई थी, 125वीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रचंड बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ ये है कि बड़ी तादाद में जो श्रम, मतलब ये आप ऐसा करें कि बड़ी तादाद में लोग काम करें लेकिन उसकी उत्पादकता जो हो शून्य हो, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार होना नहीं, जैसे काम है 4 लोगों का और उसको कर रहे हैं 14 लोग, ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो रोजगार में नहीं लगे होते हैं, उनसे जो सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है वो शून्य होती है, तो उसी को कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, भारत के कृषि क्षेत्र में आपको ये बेरोजगारी का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। जैसे 1 बीघा खेत है और 5 लोग घर में हैं, सब लोग उसमें काम ऐसे कर रहे हैं, तो काम तो 5 लोग कर रहे हैं लेकिन उत्पादन वो 5 लोगों के बराबर नहीं हो रहा है। चक्रीय निर्धन कौन होते हैं? चक्रीय निर्धन वे होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, कभी निर्धन हो गए कभी गैर निर्धन हो गए, कभी पैसा आ गया कभी नहीं आया, तो इस तरीके से जो निर्धन गैर निर्धन होते रहते हैं उन्हीं को चक्रीय निर्धन कहते हैं। ठीक है, तो निर्धनता और गैर निर्धनता का जो चक्रण चलता है उसी को ये हम क्या कहते हैं, मतलब चक्रीय निर्धनता। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, कौशल का अभाव ये भी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये भी है, जनशक्ति नियोजन का अभाव। अब बताइए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, गलत ये है, और जनशक्ति नियोजन का अभाव ये है। जनशक्ति नियोजन का अगर अभाव ना हो तो बेरोजगारी ना हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में एक कमी नहीं है, ये वृद्धि दे रहा है, तो अगर वृद्धि होगी प्रति व्यक्ति आय तो बेरोजगारी के लिए थोड़ी ना उत्तरदायी होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो ये नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में जो ये जिम्मेदारी है वो किसकी है? एनएसएसओ की। एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ क्या करता है? भारत में बेरोजगारी का मापन करता है, और ये 3 विधियां हैं, सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर, ये 3 विधियों से ये करता है। अब जो सामान्य प्रमुख स्तर है, इसमें पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि 183 दिनों तक के लिए वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा था परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था या कार्य खोज रहा था। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 183 दिन बीत गए और काम नहीं कर रहा था लेकिन चाह रहा था काम करना, ये इसमें आधार बनाया जाता है, उस व्यक्ति को बेरोजगार मान लिया जाता है। चालू साप्ताहिक स्तर में इसमें कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति संदर्भित सप्ताह में एक दिन में कम से कम 8 घंटे का भी लाभदायी कार्य नहीं करता है, यानी एक हफ्ते में एक दिन भी वो नहीं कर रहा है, 8 घंटे भी नहीं कर रहा है, तो उसको बेरोजगार मान लिया जाएगा। और चालू दैनिक स्तर में कहा जाता है कि दिन में 1 घंटे तो कम से कम उसको रोजगार मिलना चाहिए, अगर 1 घंटे भी नहीं मिलता है तो चालू दैनिक स्तर वाले पैमाने पर वो बेरोजगार हो जाता है। तो एनएसएसओ ये 3 विधियां अपना के करता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया कि काम 1 लोगों का कर रहे हैं 5 लोग। भारत में अधिकांशता बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में जो अधिकांशता बेरोजगारी है वो संरचनात्मक किस्म की है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे आती है? भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में जो बेरोजगारी होती है वो विशिष्ट प्रकार की, जो ये संरचनात्मक बेरोजगारी यही होती है, और इसमें रोजगार के अनुरूप कौशल नहीं पाया जाता है, जैसे जैसा कौशल होना चाहिए वैसा कौशल नहीं पाया जाता है, और इसी कारण से अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन होने के कारण और सीमित पूंजी उपलब्धता एवं श्रम बाहुल्य होने के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि जैसे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पूंजी भी नहीं है, सीमित पूंजी है, श्रम करने वाले बहुत हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन श्रम करे कहाँ ये है ही नहीं है, तो इस कारण से ये संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में पाई जाती है। और भारत ही नहीं, जो भी विकासशील देश है वहां की ये समस्या है। जनसंख्या भी ज्यादा है, तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो जनसंख्या ज्यादा होने से क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा होने से काम करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन कुशल रोजगार करने की क्षमता भी इनमें नहीं है, और साथ में पूंजी का भी अभाव है देश में, तो इसी कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है। तो इसलिए बढ़ती है बेरोजगारी, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है अगर जनसंख्या बढ़ती है। तो बेरोजगारी क्या है? आय के साधन की अनुपलब्धता। अगर आपके पास आय का साधन है तो आप बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार गरीबी बढ़ जाएगी।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में कुछ विचार यहाँ पर दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट। नेशनल कैरियर सर्विस उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। अब यहाँ ये प्रश्न ही स्टूपिड टाइप का है कि नेशनल कैरियर सर्विस है, उत्तर प्रदेश सरकार का क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत सरकार का। तो पहला ये गलत ही हो गया। दूसरा, नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। दूसरा तो इसमें सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको 20 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था और इसके तहत अशिक्षित जो युवा हैं उनके लिए जो रोजगार के अवसर हैं उनको सुधार करना, छात्रों को कैरियर काउंसलिंग के, अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन देने के लिए और जो भी नियोक्ता हैं वो उनको उपयुक्त जो अभ्यर्थी हैं उनकी खोज में मदद करने के लिए, यानी कि एक तो जिनको नौकरी चाहिए उनके लिए भी और साथ में जो नौकरी देने वाले हैं नियोक्ता जो है उनके लिए भी। तो नेशनल कैरियर सर्विस है और भारत सरकार का जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसकी ये पहल है। तो 2015 में इन्होंने इसको जारी किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क, ये इसकी आधारशिला 2017 में कहाँ रखी गई थी? तो जो ग्लोबल स्किल पार्क है इसकी आधारशिला भोपाल में रखी गई थी 3 जुलाई 2017 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 37 एकड़ क्षेत्र में ये विस्तृत है और ये सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो भारत ने ये भोपाल में आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है और ये तब होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। ये कथन कारण का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। दोनों के दोनों ये सही है और सही से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि विकास की ऊंची दर के साथ रोजगार का भी सृजन होता है। इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग उस हिसाब से शिक्षित नहीं होंगे, जब व्यवसायिक शिक्षा जिसकी जरूरत है, तो इस कारण से शिक्षित बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे तो ठीक है रोजगार मिलेगा, लेकिन किनको? जो पढ़े लिखे होंगे, जो स्किल होंगे, तो स्किल्ड लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को जो उस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किए हुए नहीं होंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चालू किया गया था, ये सारे कार्यक्रम IRDP, NREP और साथ में ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबके बारे में बात कर चुके हैं। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम जो थे गरीबी दूर करने के लिए थे। वही प्रश्न बदल कर पूछा जा रहा है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में 27 जनवरी 2021 को किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जो ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है ये माउंट मेरापी है। ये इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी है। तो जो 2968 मीटर का ये ज्वालामुखी था, जिसमें जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर और प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास अवस्थित था ये, और वहीं पर ये विस्फोट हो गया। 2010 में मेरापी के आखिरी बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे और फिर से इसमें विस्फोट हुआ है। अब कितने मरेंगे क्या होगा ये पता चलेगा। अगला जो प्रश्न है, तो माउंट मेरापी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 27 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये मनाया है और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए तो ये जो आदेश हुआ है ये पारित किया गया है अमेरिका में। जो बाइडेन वहाँ के अभी राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अभी आदेश किया है कि सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति है। अब इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो थे इसमें उन्होंने रोक लगा दी। खैर ट्रंप का पूरा कार्यकाल ही ऐसा रहा है। तो पहले इन्होंने किया था ओबामा ने और फिर से इन्होंने अब जो बाइडेन ने क्या किया है, फिर से अनुमति प्रदान कर दी है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? तो एकमात्र ये देश है वो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अपनी ये आर्थिक आउटलुक अपडेट इसने अभी किया है, उसमें कहा है कि 11.5% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और भारत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करेगा। दोहरे अंक का मतलब समझते हैं? 9 के बाद जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, तो ये 11.5% की वृद्धि इसमें बताई जा रही है आईएमएफ के अकॉर्डिंग। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? तो बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान जो जुड़ा हुआ है ये अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा, और इसे बाय अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। और इसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। और जो बिडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान का ये हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका से ये रिलेटेड यही प्रश्न पूछा जाएगा। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट जो जारी किया है वो जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने, है ना। और संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है यूएनडीएसए, उसने अभी ये रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2020 में 9.6% के संकुचन का अनुमान है। तो अलग अलग संस्थान जारी करते रहते हैं, एक कह रहे हैं कि इतना होगा, दूसरा कह रहे हैं इतना होगा, होगा क्या ये समय बताएगा। कुल मिला के हर संस्थान की रिपोर्ट आप देखेंगे अलग अलग, तो अलग अलग संस्थान की अलग अलग रिपोर्ट होती है। अब हमारा आपका तो काम है उसको डिस्कस करना। कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो जब पूछा जाता है तो उसमें समस्या ये हो जाती है कि हम कौन सा टिक करें। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पूछ लेता है कि किस संस्थान के द्वारा वो जारी हुआ पूछ रहा है। लेकिन जो भारत के आंकड़े होते हैं, नीति आयोग या जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ही अजीब टाइप का है, लेकिन देखिए एलन मस्क की कंपनी ये स्पेस एक्स है कि नहीं, अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसने एक रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट ने 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इनका एक रॉकेट है फाल्कन 9, उसने 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो ये कीर्तिमान बना है, दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है और उनका फाल्कन 9 रॉकेट है जिसने 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इसरो का अभी रिकॉर्ड था 104 उपग्रहों का जो 2017 में बनाया गया था, इसको इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए ये प्राइवेट कंपनी है और इसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, अमेरिका की कंपनी है। और इसमें स्पेस एक्स प्रत्येक उपग्रह को पहुंचाने के लिए $15,000 प्रति किलोग्राम की कीमत इसमें वसूल कर रही है, और इतना पैसा लेके उसने इसको भेजा है। इसरो के चार्जेस कम रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क जो खबरों में था, किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्रॉप्ड नीति है? तो उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क USENET, तो ये किस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका प्रस्ताव किया गया है फिक्की के द्वारा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क नामक एक नई नीति जारी की है, और इस नीति का लक्ष्य है 62 मिलियन से अधिक नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। और इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 10.3 मिलियन रोजगार सृजित करना है, और इसका उद्देश्य अनौपचारिक नैनो सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिक्की है ना, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है, तो और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसने मिलकर इसको जारी किया है। तो इसमें और कोई तो दिया नहीं है, देखिए अडानी ये सब दिया हुआ है, लेकिन फिक्की केवल दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, NIC जिसको आप बोलते हैं ना,
जैसे आपकी यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है कमीशन की, वो भी एनआईसी ही चलाता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी केंद्रीय बजट 2021 से पहले ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल का जो बजट है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संसद के सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेज का उपयोग करने में ये सक्षम बनाया गया, यानी कि लोगों तक इसको पेपर पे नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐप के जरिए ऐसे सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया जाएगा। और कोरोना के कारण ये सब किया जा रहा है। खैर टेक्नोलॉजी भी अब बढ़ रही है। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको हम एनआईसी कहते हैं, एनआईसी ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न सही हैं। खैर इस बार का गणतंत्र दिवस तो कुछ बेवकूफ लोगों की वेदी पर चढ़ गया। और खैर आप विरोध करिए, लेकिन ये मतलब बेवकूफियत क्यों करिए? हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि आप ये सब करके क्या पाते हैं। विरोध का अधिकार आपको है, आप सरकार से असंतुष्ट हैं, उसका विरोध करिए जिससे भी आप असंतुष्ट हैं। लेकिन आपकी जो राष्ट्रीय धरोहर है उस पर ऐसे हमला करना अच्छी बात नहीं है। भारत का पर्व जो ये है, ये भारत पर्व का आयोजन 2016 से किया जा रहा है और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देशभक्तिपूर्ण उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से इसको गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने आयोजित किया जाता है। इसमें संगीत, नृत्य, हथकरघा, पेंटिंग, हस्तशिल्प, साहित्यिक सामग्री और अन्य विशेषताओं को केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संगठनों, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसा लगा आपको डेली 30? जरूर बताएं। और अगर आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर, यह ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। किससे? प्ले स्टोर से। और उस पर हम एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका 1 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जीएस की पोर्शन की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपकी मर्जी, जैसा भी आप चाहें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें उन दोस्तों तक जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी